हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और जिनका एग्ज़ाम 20 से 30 सितंबर के बीच में है सोशल वर्क का 2022 में, उसके संबंध में मैं आज आप लोगों से समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगा और ये प्रश्न आप लोगों को हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जो बच्चे दिसंबर 2022 और जून 2023 की जो यूजीसी नेट समाज कार्य की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है 6:30 से 7:30 तक। और इसके बाद आप लोगों की एक क्लास और चलेगी 8 PM से 9 PM तक। याद रखिएगा, ये क्लासेस जो हैं शाम के टाइम में हैं दोनों, और समाज कार्य के संबंध में दोनों की दोनों क्लासेस होंगी। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान में आरपीएससी की वैकेंसी निकाली गई है मेडिकल सोशल वर्क की 4 वैकेंसी है अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके संबंध में ही ये क्लासेस इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इसके लिए फ़ीस रखी गई है 5000, जो आपको 2 किस्तों में जमा करनी है। ढाई यानी आपसे मैं कहूँ 2500 और 2500 यानी 2500, ये 2 किस्तों में आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। और मिनिमम किस्त की अगर मैं बात करूँ तो ये 1000 होगी, जो दूसरी किस्त बनेगी वो 4000 की बनेगी। यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो 8506031308 पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य से है, यूनिट नंबर 2 से है। और याद रखिएगा कि ये प्रश्न भी आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। प्रश्न है कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह किसने कहा है? तो याद रखिएगा, इसका स्टेटमेंट जो है लूथर का है। ये विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन लूथर ने दिया है। विवाह का शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें तो उधर अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर मैं विवाह के बारे में बता रहा हूँ, तो स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। तो इस विवाह में अगर हम बात करें तो इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया कि विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप माता पिता और बच्चों को समाज में कुछ अधिकार और परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये कथन किसका है? तो लूथर का है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है जजमानी व्यवस्था क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है। अगर हम बात करें जजमानी व्यवस्था के बारे में तो यहाँ पे सेवाओं एवं वस्तुओं को अदला बदली, ध्यान रखिएगा, सेवाओं एवं वस्तुओं का अदला बदली यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और जजमानी प्रथा भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है, जैसे कर्मकांड संपन्न करवाना, हजामत बनवाना या कृषि हेतु मजदूरी करना। ये संबंध पीढ़ियों तक जारी रहते हैं और भुगतान सामान्यतः नगद की अपेक्षा फसल के एक नियत भाग के रूप में किया जाता है। संरक्षक परिवार को जजमान यानी संस्कृत शब्द अगर हम बात करें, यजमान यानी त्यागी संरक्षक, जो पुजारी का उपयोग कर्मकांड कराने हेतु करता है, और आश्रित परिवार जजमानी कहलाते हैं। संरक्षक परिवार स्वयं दूसरे को आश्रित हो सकता है, जिसे वह कुछ सेवाओं के लिए संरक्षित करता है, और उनके द्वारा वह भी कुछ सेवाओं हेतु संरक्षक पाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सेवाओं एवं वस्तुओं के अदला बदली। जजमानी व्यवस्था यही होती है।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अभितंत्र से किन मूल्यों को ह्रास होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 होगा और ये बहुत अच्छा सवाल आप सबके सामने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत मूल्यों का। देखिए, अधिकार तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। परंपरागत मूल्य आदर्श, सिद्धांत, मानदंड और मान्यता को सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखना भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति से अप्रभावित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो ये एक प्रकार का ये बताया जा रहा है श्वेत वसन अपराध के बारे में, और आपको भलीभांति तरीके से मालूम होगा श्वेत वसन अपराध किसे कहते हैं। तो उच्च सामाजिक पद वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध जो होता है श्वेत वसन अपराध कहलाता है। याद रखिएगा आप सभी लोग। इसकी संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम सदरलैंड द्वारा किया गया। ये प्रमुख विद्वानों ने इसे कई रूप में परिभाषित किया। सदरलैंड ने कहा कि प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक पद के व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के समय में किया गया अपराध ही श्वेत वसन अपराध होता है। ये बात सदरलैंड ने कहा है। इसके लिए कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं। वाइट क्राइम कॉलर के लिए श्वेत वसन अपराध उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध होता है। श्वेत वसन अपराध में कानून का उल्लंघन बड़ी चतुरता से साथ किया जाता है। श्वेत अपराध में अगर हम बात करें तो अपनी प्रतिष्ठा के कारण कानूनी दंड से बच जाता है और उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया था? आप लोगों को मालूम होगा 4 प्रकार का किया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसके बारे में। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 जो प्रकार बताएं तो सामाजिक क्रिया का व्यापक सामाजिक समस्याओं के समाधान का संगठित प्रयास कहा जाता है। यह मौलिक सामाजिक आर्थिक दशाओं को प्रभावित करके वांछित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संगठित और सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक आपका बन जाएगा संपत्ति युक्त, आप याद रखिएगा, संपत्ति युक्त उच्च वर्ग। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग। तीसरी अगर मैं बात करूं पतित बुजुर्गवा वर्ग। और चौथा अगर मैं बात करूं नीले वस्त्र श्रमिक। तो ये 4 टाइप के सामाजिक क्रिया के प्रकारों में बताया गया है, याद रखिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो कह रहा है आपके कि रेंट्रियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? याद रखिएगा, पेरेटो इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला। तो यहाँ पे पेरेटो ने जो है रेंटियर वर्ग की अवधारणा दी थी। पेरेटो एक प्रकारवादी विचारक और इटालियन समाजशास्त्री हैं। इसका जन्म 15 जुलाई 1848 को पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है कि घनिष्ठता विहीन, याद रखिएगा आप सभी लोग, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो ये बेसिकली आता है आपका द्वितीयक समूह के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीयक समूह क्या होता है? एक इसमें जो है एक सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। बैंक के काउंटर पर वह व्यक्ति जो चेक लेता है या डाकघर में जो बाबू टिकट देता है वह कौन सी जाति या बिरादरी का है, कहाँ का रहने वाला है, विवाहित या अविवाहित है, इसकी हमें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। हमारा उद्देश्य तो चेक, धन या डाक टिकट लेना है। इसका मतलब द्वितीयक समूह के सदस्यों के साथ हमारे संबंध किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसके आगे संबंधी हमारा कोई सरोकार नहीं होता है। द्वितीयक समूह में लोगों के साथ हमारे संपर्क वस्तुतः परिस्थिति और भूमिका से जुड़े होते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ पे द्वितीयक समूह आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अपराधी जन्मजात होते हैं, आप भली भांति तरीके से जानते हैं और अभी मैंने कल आप लोगों को बताया था लेम्ब्रोसो का नाम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लेम्ब्रोसो इटली के सेना में डॉक्टर थे और अपने सेवा काल के दौरान इन्होंने देखा कि कुछ सैनिक अनुशासन प्रिय हैं तो कुछ उदंड अपराधी सैनिक के शरीर रचना की सामान्य सैनिकों की शरीर रचना में उल्लेखनीय अंतर था। इन्होंने इटली के जेलों का भी अध्ययन किया, पाया कि शरीर रचना और मानसिक विशेषताओं में घनिष्ठ संबंध है।
तो उन्होंने उस समय एक प्रसिद्ध डाकू की खोपड़ी और मस्तिष्क का अध्ययन किया था। तो अनेक विचित्राएं हमें जो है मिली, जो साधारण मनुष्य में नहीं होती। उन्होंने कहा कि 383 मृत अपराधियों की खोपड़ी का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपराधियों की शरीर रचना आदि मानव और पशुओं से बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन किसका है? सी लोम्ब्रोसो हैं। ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। देवर विवाह क्या है? आप जानते हैं भलीभांति तरीके से। यहाँ पर देवर विवाह की बात अगर मैं करूँ, अपने मृत भाई की विधवा से विवाह करना बेसिकली देवर विवाह कहलाता है। जब एक पुरुष विवाह अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से करता है तो भारतीय समाज में निम्न जातियों में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आहिर जाति में यह विवाह प्रचलित है। गोंड, खरिया, संथाल जनजाति में भी यह विवाह पाया जाता है। तो देवर विवाह इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं, यह कथन किसका है? आपको बता दूं इस्माइल दुर्खिम का इस द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा कि धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं, यह इस्माइल दुर्खिम का कथन है। इस्माइल दुर्खिम ने 1912 में प्रसिद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिखी थी, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन्स लाइफ थी उस किताब का नाम। इस किताब में कहा गया कि दुर्खिम ने बताया कि धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांत को निरस्त कर दिया और उन्होंने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रत्येक धर्म की साधारण और पवित्र के रूप में वस्तुओं का विभाजन हुआ और पवित्र वस्तुएं वे हैं जो विशेष और श्रेष्ठ के रूप में संरक्षित और पृथक रखी जाती हैं। साधारण वस्तुएं निषिद्ध होती हैं और पवित्र से दूर रखी जाती हैं। किसी वस्तु की पवित्रता और उसकी अंतर्निहित विशेषता नहीं होती है या उसे दूसरे स्रोतों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही रहेगा, धर्म वास्तविक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। जाति का आधार क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है कि जाति का आधार क्या है। वो बेसिकली जन्म सही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको बता दूं कि भारत में जाति का आधार जन्म बताते हुए सी एच कूले कहते हैं कि जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा पूर्ण रूपेण पूर्व निश्चित हो और जन्म लेने के बाद व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का सुधार या परिवर्तन की आशा ना हो तब वर्ग जाति बन जाता है। जन्म का आधार पर ही वर्गों की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। जन्म से व्यक्तियों में कुछ जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती हैं जिसमें वंशानुक्रम गुण प्रमुख पाए जाते हैं, देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जाति का आधार क्या होगा? वो जन्म होगा, यही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 12 को लेकर, तो 12 आपसे कहता है सामाजिक नियंत्रण और चेतन और अचेतन स्वरूप का उल्लेख किसने किया है? तो चार्ल्स कूले इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। चार्ल्स कूले ने कहा है कि सामाजिक घटनाओं दो प्रकार के समाज को नियंत्रित करते हैं। चेतन नियंत्रण, मनुष्य अपने जीवन को अपने समूह के लिए कई कार्य और व्यवहार जागरूक अवस्था में सोच समझ कर करता है, यह चेतन अवस्था कहलाती है। और जागरूक अवस्था में किया गया कोई भी कार्य चेतन नियंत्रण कहलाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अचेतन स्वरूप का, तो अचेतन नियंत्रण प्रत्येक समाज और समूह की अपनी संस्कृति, प्रथाएं, रीति रिवाज, लोकाचार, परंपराएं और संस्कारों से निरंतर प्रभावित होकर उनके अनुरूप ही समाज और समूह के प्रति व्यवहार करता है और इन प्रथाओं के रीति रिवाज और धार्मिक संस्कारों के प्रति व्यक्ति अचेतन रूप से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, चार्ल्स कूले का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? तो डेनियल थॉर्नर ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। और याद रखिएगा कि भारतीय कृषक वर्ग सामान्य श्रेणी में रहने का प्रयास किया है और आरंभिक प्रयासों में एक प्रयास प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेनियल थॉर्नर का है। उन्होंने भारतीय कृषक समाज को सामाजिक वर्गों की एक व्यवस्था में श्रेणीगत करने का प्रयास किया है, याद रखेंगे। और इसका विचार कि भारत की कृषक आबादी की 3 स्तर के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला, भूमि से प्राप्त,
आमदनी के प्रकार, जैसे कि किराया, अपनी खेती से लाभ या मजदूरी। दूसरा, ये अगर हम बात करें तो भूमि संबंधी अधिकार, स्वामित्व या पट्टेदारी या फसल में हिस्सेदारी का अधिकार, कोई अधिकार नहीं। तीसरी अगर बात करेंगे हम लोग, खेत में किए गए कार्य की मात्रा, जैसे कि कुछ भी कार्य ना करने वाले, आंशिक कार्य करने वाले या पारिवारिक श्रम से किया गया संपूर्ण कार्य, मजदूरी के लिए, दूसरों के लिए काम करने वाले। इन स्तरों के आधार पर इन्होंने भारत में कृषक वर्गों की संरचना किया था। याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डेनियल थॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, भारतीय कृषक वर्ग में, अच्छा वही चीज़ें आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सबके लिए एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है, ऑस्कर लेविस ने दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। आपको बता दूं कि लेविस ने मास्को और यहाँ पे ब्यूरी टोरियो और न्यूयॉर्क सिटी के गरीब समुदाय के अध्ययन पर केंद्रित है, ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। अधिकांश समाजशास्त्री ने अध्ययन किया कि गरीबी की पॉकेट्स मतलब इलाकों पर अध्ययन केंद्रित करते हुए बोला ऑस्कर लेविस ने कि गरीबी की संस्कृति यानी कल्चर ऑफ पॉवर्टी का पर्याय माना जाता है कि उन दृष्टि से जहाँ पे शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी की बस्ती में शोध का क्षेत्र चुना जाता है। गंदगी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, जैसे खुला शौच, गंदगी, बदबूदार नालियाँ, झोपड़ियाँ और अपराध की संस्कृति पर ऐसे अध्ययनों पर बल दिया जाता है। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्कर लेविस इज़ द राइट आंसर कि गरीबी की संस्कृति की अवधारणा यहाँ पे किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 15 आपसे कहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दिया है। देखिए, सहयोग की बात है, यहाँ पे समाज कार्य की बात अगर होती तो फ्लोरेंस होलिस को लगाते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को लगाएंगे, मैकाइबर एंड पेज को। आपको बता दूं मैं कि सामाजिक जीवन में सहयोग के अनेक रूप हैं। प्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्ति समान कार्य को मिलकर करता है, अर्थात एक सा कार्य करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह समान उद्देश्य के एक दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य कर रहे होते हैं तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। और अप्रत्यक्ष सहयोग किसको कहते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप सबके लिए होगा ये भी। अप्रत्यक्ष सहयोग इस श्रेणी में वे क्रियाएं सम्मिलित की गई जिसमें व्यक्ति समान उद्देश्य का पूर्ति हेतु असमान अर्थात भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। तो दूसरे शब्दों में इस प्रकार के जो सहयोग होते हैं, व्यक्तियों का उद्देश्य तो समान होता है परंतु वे उद्देश्य असमान कार्यों पर प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट कार्य होता है। उदाहरण के तौर पे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विभिन्न कर्मचारियों के बीच पाया जाने वाला जो सहयोग होगा वो अप्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण माना जाएगा। यहाँ कर्मचारी अलग अलग कार्य करते हुए समान उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग देते हैं। श्रम विभाजन अप्रत्यक्ष सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है जो दुर्खिम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन का यहाँ पे सही हो जाएगा सी वाला। यदि आप यूजीसी नेट समाज कार्य की क्लास लेना चाहते हैं दिसंबर 2022 और जून 2023 आपको 2 बार एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। 5000 इसकी फ़ीस होगी और आपको बता दूं 2 किस्तों में ये प्रोवाइड की जा रही है। आपको फीस भी 2500 करके, मिनिमम जो किस्त बनाई गई है 1000 की बनाई गई है, जो दूसरी किस्त होगी वो 4000 की होगी। याद रखिएगा आप सभी लोग। इसमें यूनिट के क्रम में आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा, एवरीडे लाइव क्लासेस दी जाएंगी आप लोगों को, और जैसे ही यूनिट समाप्त होगा उसके बाद आपका मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक के बाद भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आधारित उस पर भी कुछ मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है PYQ 2004 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन अभी होने वाले हैं 20 सितंबर 2022 तक के सभी पेपरों को व्याख्या सहित आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, और आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को वीडियो का लिंक, PDF सभी चीज़ें आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप 8506031308 पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो MPPSC का हो या RPSC का हो या मेडिकल सोशल वर्क का हो या UGC नेट समाज कार्य का हो। ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही।